यस अभय, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिलीटेड है, डेट इज वाई मैंने आपको नहीं करवाया। चलिए, आज हमारे फाइनेंशियल मैथ्स का सेकंड डे है। फर्स्ट बैच में हमने डेप्रिसिएशन किया था और आज हम इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एंड प्लीज मेक श्योर आपने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का वीडियो अच्छे से देख लिया है। आता है ना सबको कैलकुलेट करना लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल? यस सर। यस सर। देखो जी, सबसे पहले है रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न? तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा है, उस इन्वेस्टमेंट पे आइदर आपको लॉस हो आइदर आपको प्रॉफिट हो, तो वो लॉस और प्रॉफिट किस रेट पे हुआ है, डेट इज द रेट ऑफ रिटर्न। देखो आप डेफिनेशन रीड कर लो। द रेट ऑफ रिटर्न इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ गेन और लॉस, आइदर प्रॉफिट हो और लॉस हो, और वो भी परसेंटेज टर्म में किसी इन्वेस्टमेंट पर किसी सर्टेन टाइम पीरियड पर, तो डेट इज नोन एज द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और मिस्टर ए ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज। आजकल म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इन्होंने अपना अकाउंट चेक करा, म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट इन्होंने ओपन किया था वो चेक करा, तो इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 रुपीज का। ठीक है जी, कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 50,000 रुपीज का। तो आपको बताना है रेट ऑफ रिटर्न कितना है। व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू जो आपने प्रॉफिट और लॉस किया हो। तो अभी तो मिस्टर ए ने प्रॉफिट किया है 50,000 रुपीज का, सो 50,000 रुपीज, और 50,000 रुपीज किस इन्वेस्टमेंट पे अर्न करा? तो 50,000 रुपीज 1 लाख पर अर्न करा। तो यहाँ पे ऐसे करके 1 लाख परसेंटेज टर्म्स में लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सोल्व करो, यू विल गेट आंसर। 40 से 40 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आप कह सकते हैं 50% इज द रेट ऑफ रिटर्न। छोटा सा एग्जांपल, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम इसी वाले फॉर्मूले से, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल करा है, इसी एग्जांपल से मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हम कह सकते हैं कि मिस्टर ए ने जो इन्वेस्टमेंट करा था 1 लाख रुपीज का, वो मिस्टर ए का इनिशियल वैल्यू है, डेट इज द इनिशियल वैल्यू, राइट। यस सर। इनिशियल वैल्यू को हम डिनोट करेंगे ऐसे करके वी ऑफ आई। इनिशियल वैल्यू, वैल्यू इनिशियल, बेस पे ऐसे करके आई, वी आई इनिशियल वैल्यू। ठीक है, एंड 50,000 रुपीज का इन्होंने गेन किया है। गेन अमाउंट जो है वो इनका 50,000 रुपीज का है, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी से। गेन इज द स्मॉल जी, लॉस होगा तो एल। ठीक है जी, अगर लॉस होगा तो हम उसको डिनोट करेंगे एल से। इनिशियल वैल्यू में अगर आपको गेन हुआ है, तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई है? वट इज द फाइनल वैल्यू इन अवर एग्जाम्पल? वट इज द फाइनल वैल्यू? 1,50,000 रुपीज। यस तो सर। कैसे किया आपने? इनिशियल वैल्यू में, आपने इनिशियल वैल्यू में एडिंग करा है गेन अमाउंट, यानी कि इनिशियल वैल्यू वी आई, वी आई में एडिंग करा है आपने गेन अमाउंट जी, और इन दोनों को ऐड करने पे आपके पास आ गया है फाइनल वैल्यू, यानी कि वी ऑफ एफ, वी के बेस पे एफ, वी एफ। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न वेरी सिंपल। पहले तो आप गेन अमाउंट कैलकुलेट कर लो, फाइनल वैल्यू में से माइनस कर दो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू में माइनस कर दो इनिशियल वैल्यू, डिवाइडेड बाय 101%। आपने जो भी गेन किया है वो इनिशियल वैल्यू पे किया होगा, जैसे हमारे एग्जांपल में 50,000 का गेन 1 लाख पर हुआ था, तो डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज टर्म्स में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ रिटर्न। आपको कुछ भी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सिंपल तरीके से हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। चेक करो आप।
तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गेन ओवर इनिशियल वैल्यू इनटू 100, क्योंकि बिल्कुल लिख माइनस सकते हैं, करके गेन बिल्कुल ही बचेगा ना। 101% लिख सकते हैं, बट गेन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा। आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दी जाएगी, गेन लॉस आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया है ओके सर। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब आप यहाँ पे एक और चीज समझो, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था हमारे एग्जाम्पल में 50% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। 50% इज द रेट ऑफ रिटर्न। ये जो हमने रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करा है, दिस इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड आपको पता है हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स रूल लगते हैं, राइट। इनकम टैक्स रूल कहता है कि अगर आप 1 ईयर में किसी भी म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट कमाते हो तो उसका 10% आपको क्या करना पड़ेगा, मोदी गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। आपने इनकम कमाया है, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था, शॉर्ट टर्म गेन हुआ है आपको, और 50,000 रुपीज के ऊपर 10% का टैक्स जमा करो। तो 10% के टैक्स लगने की वजह से मुझे बताओ, आपका जो 50% का आपने यहाँ पे रेट कैलकुलेट करा है, क्या ये 10% गवर्नमेंट को देने के बाद भी 50% ही रहेगा? नो सर। कम हो जाएगा। तो क्यों कम होगा? क्योंकि इसके अंदर टैक्सेशन की वजह से आपको टैक्स पे करना पड़ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने ये 1 लाख रुपीज जो जमा करे थे, या आपने कोविड पीरियड से पहले करे थे, और अगर आप आज के टाइम पे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करके अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो 50,000 रुपीज उस टाइम के अकॉर्डिंग, आज के टाइम के अकॉर्डिंग 50,000 ना हो। इतना महंगाई हो गया है, कोविड से पहले महंगाई कम था, इस बार अभी आप चेक करोगे तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। 100 रुपीज का अब सिर्फ फॉर्चून रिफाइंड ही आता है, नॉर्मल तेल जो होता है। यस और नो? तो जो रियल, तो रेट ऑफ इन, ये जो हमने यहाँ पे रियल रेट, ये जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला है, ऐसे फैक्टर जो नॉमिनल रेट को अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को माइनस करने के बाद जो रिटर्न निकल करके आएगा, डेट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि रियल रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन रेट और टैक्सेशन रेट और जीएसटी रेट, राइट। तो जैसे हमने हमारे एग्जांपल में टैक्सेशन रेट माना है 10%, तो आप यहाँ पे रियल रेट बोलोगे। रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो आपने कैलकुलेशन करा है, वो नॉमिनल रेट में से माइनस कर दो इन्फ्लेशन रेट। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया हुआ है तो, अगर टैक्सेशन रेट दिया हुआ है तो टैक्सेशन रेट। यानी कि अगर हम देखा जाए तो 40% के अप्रोक्सीमेट जो मिस्टर ए हैं, इनको रियल में प्रॉफिट हुआ होगा। क्वेश्चन देखो ये वाला, एक मैन है, इसने शेयर्स परचेस करे हैं 12,000 रुपीज के। एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिसाइडेड टू सेल देम फॉर 50,000 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 12,000 रुपीज है, ये इनिशियल वैल्यू है, वी बेस आई है, और ये जो 15,000 रुपीज है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वैल्यू आपका फाइनल है, फाइनल अमाउंट है। और अगर हम इसको एकदम ही फटाफट स्पीड से करना चाहें तो हमें तो पता है भाई 3,000 का प्रॉफिट हो गया, 3,000 का प्रॉफिट 12,000 पे हुआ, 3/12 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, 25% आंसर। 25। ठीक है ना, 25% आंसर। कंपटीशन एग्जाम आगे आप बीबीए का एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसे फटाफट सॉल्व कर लेना, अभी हमें यहाँ पे सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे भाई, जो हमारा फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है 15,000 रुपीज का, एंड जो हमारा इनिशियल अमाउंट है वो हमारा 12,000 रुपीज का। फिर हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। सो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू में फाइनल अमाउंट माइनस में इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स 15,000 रुपीज माइनस 12,000 रुपीज divided by 12,000 rupees
मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आंसर बना 3000 रुपीज डिवाइडेड बाय 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। 3000 और 12,000 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 1/4 इंटू 100 और 1/4 इंटू 100 इज 25%। इज देयर एनी डाउट? सर ये रियल आया ना? इज देयर एनी डाउट? रेट ऑफ रिटर्न इज 25%। सर ये रियल रेट ऑफ रिटर्न आया ना? अभी बताते हैं, अभी आपको इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। तो हमने जो यहाँ पे ये वाला रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करा है, डेट इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। और अगर आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, रियल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देंगे। ठीक है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न 25% है, माइनस कर दो इन्फ्लेशन रेट 6%, यू विल गेट 19% रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब जब आप क्लास 11th में थे ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कंपाउंडिंग करने का, और कंपाउंडिंग करने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। याद है आपको? ठीक है, कंपाउंडिंग में, बैंकिंग में जो कंपाउंडिंग होता है वो इस तरीके से होता है, अमाउंट ए इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर पावर एन। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, समझने की ट्राई करना आप। एग्जाम्पल ये है कि आप बैंक में गए, आपने बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज जमा करवा दिया। आपने बैंक से पूछा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, तो बैंक ने बोला हम आपको कितना देंगे भाई, हम आपको 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। एंड आपने बैंक को बोला ठीक है भाई, हमारे आप 2 ईयर्स के लिए बैंक में पैसे जमा कर लो, 2 साल बाद मैं आऊंगा, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा सारा एक साथ अपना विड्रॉ कर लूंगा। अब बैंक ने जाते जाते आपको एक बात बोल दी कि सर, हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना, हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो सेमी एनुअली करते हैं, यानी कि हर 6 मंथ में कैलकुलेशन हम करते हैं, सेमी एनुअली हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ जरा, अमाउंट कितना हो जाएगा अगर सेमी एनुअली बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ पे 1 ईयर ही मान लो, 1 साल के बाद में आप बैंक में जाओगे, बोलोगे लाओ जी पैसा वापस दो, तो सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, सोल्व करते हैं। अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 रुपीज जमा करा, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस, मुझे ध्यान से सोच के बताओ, ये जो 10% पर एनम लिखा हुआ है ये तो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पर बैंक ने आपको बोला कि हम तो 6 महीने में कैलकुलेट करेंगे, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा ना, 5% हो जाएगा। यस और नो, समझ पा रहे हो? पूरे साल का 10% बोला बैंक ने आपको, लेकिन बैंक कैलकुलेशन तो 6 महीने की, 6 महीने बात करेगा, तो 6 महीने के इक्वल में आपको 10% थोड़ी देगा बैंक, आपको तो 5% इंटरेस्ट देगा, तो 5% देगा यानी कि 0.05 देगा। एंड 1 साल में कितनी बार कैलकुलेशन करेगा? 2 बार कैलकुलेशन करेगा, तो यहाँ पे पावर 2। ये आपका आंसर बना 10,000 रुपीज विद इन ब्रैकेट 1.05 पावर 2। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? 11,025। लिख दूं पक्का? 11025। तो ये आपको 1 साल के बाद में अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, पर एन तो 1 था ना? एन 1 थोड़ी था, अभी तो आपने बोला मुझे साल में 2 बार कैलकुलेशन होगा। क्यों? 6 महीने में 1 बार कैलकुलेशन हो रहा है ना। यहाँ पे आप टाइम पीरियड लिख लो, आपने टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए आपने बैंक में दिया है, और यहाँ पे जो ये एन होता है ये नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है, कितनी बार कैलकुलेशन कर रहे हो, नंबर ऑफ कैलकुलेशन आप लिख लो यहाँ पे। मुझे लगा भाई आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये नंबर ऑफ कैलकुलेशन पीरियड होता है, आप साल में कितनी बार कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो साल में 2 बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, अमाउंट हो जाएगा 11025। नाउ टेल मी, हमने जो भी रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करा? प्रॉफिट हुआ है 1025 का,
1025 का प्रॉफिट अर्न किया गया है 10,000 पे, परसेंटेज टर्म में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई 100, 0000 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 10.25%, 10.25%, राइट। बैंक ने आपको बोला था कि हम आपको 10% पर एनम देंगे और आपने रियलिटी में कितना अर्न करा, 10.25%। ये दो बातें समझ पा रहे हो आप। तो जो बैंक ने ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया था, दिस इज द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट ए रिटर्न, ठीक है, स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ये जो आपने अर्न करा 10.25, दिस इज द एक्चुअल अर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आपने ये अलग रियलिटी अलग में कैसे अर्न आया? करा। हाँ जी ये अलग अलग कैसे आया? भाई, आपके सामने कैलकुलेशन करा यार। कौन है ये, कौन बच्चा बोल रहा है? नहीं, लेकिन ये मतलब एक्चुअल में तो वही कैलकुलेशन किए, तो ये अलग अलग कैसे आया अमाउंट? हाउ डू आई नो ब्रदर? देखो, बैंक ने आपको बोला था कि 10% पर एनम है, आपने सोचा था 10,000 का 10% कितना हो गया, 11,000 हमें मिलेगा। बट क्योंकि बैंक ने अपनी कैलकुलेशन टेक्निक को चेंज कर दिया, साल में 2 बार कैलकुलेशन हो रही है, डेट इज वाई अमाउंट चेंज हो गया। सर यस बोलिए। सर 0.05 कैसा लाए, फिर से बोल दीजिए। 0.05 कैसे लेकर आए? 0.05 ऐश्वर्या हमने ऐसे करा, बैंक ने बोला था कि 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देंगे, पर बैंक जो कैलकुलेशन कर रहा है वो 6 महीने के बाद कर रहा है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो। समझ रहे हो ना? 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। 1 ईयर का मतलब जो 12 मंथ है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। और बैंक ने आपको बोला कि हम 6 महीने में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 12 से 6 मंथ पे आने के लिए कितना करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 5% आ गया। तो सेमी एनुअली में 5% के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाएगा। और जब आपने कैलकुलेशन करा तो आपने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में अर्न करा, तो जो आपने एक्चुअल में अर्न करा उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, अर्नड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो बैंक ने बताया था डॉक्यूमेंट्स पे जो लिखा हुआ था वो स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बार एग्जांपल को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। ये जो बैंक ने आपको स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था ना, दिस इज द नॉमिनल इंटरेस्ट, दिस इज द नॉमिनल इंटरेस्ट। और जो आपने रियलिटी में अर्न कराया ना, दिस इज द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट। आपको स्टोरी समझ होगी है, आ गई है, तो एक बार इसको रीड कर लो ये डेफिनेशन। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, द अनाउंस्ड और द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, द एक्चुअल रेट बाय विच द मनी ग्रो, यानी कि रियलिटी में आपने कितना कितना अर्न करा एक साल में, डेट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ पाए ना? बैंक ने आपको बोला कि हम आपको 10% देंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने रियलिटी में अर्न करा 10.25% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये चेंज क्यों हुआ भाई? ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि कैलकुलेशन टेक्निक में चेंज कर दिया गया। अगर कैलकुलेशन टेक्निक में चेंज नहीं करते तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल हो जाता, बट क्योंकि बैंक ने कैलकुलेशन चेंज कर दी, बैंक ने सेमी एनुअली कैलकुलेट करा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि नॉमिनल और इफेक्टिव को कन्वर्ट कैसे करते हैं। हमने तो अभी बेसिक एग्जांपल से देखा था, ये पूरा एग्जांपल नोट करा। एग्जाम में इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे, एग्जाम में यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो आप लिख लो ये जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आर बेस ई से डिनोट होता है। यहाँ पे आप बेस पे एन लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है, चाहे आप आर एन करके लिख लो, चाहे आप इसको आर करके लिख लो, बट इसको यहाँ पे आपको आर ई लिखना पड़ेगा। तो ये आर ई जो वैल्यू रहती है इस तरह से लिखते हैं इसको, आर ई इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम, पावर यहाँ पे m -1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ
nominal rate and effective rate, where RE is the effective rate and R is the nominal rate. इसमें एक कंडीशन आती है, आपको याद है कल हम बात कर रहे थे फॉरएवर वाली, कंपाउंडिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो अगर कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली होती जा रही है, ठीक है, कंपाउंडिंग अगर कंटिन्यूसली होती जा रही है तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये होता है इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू में e रेस टू पावर r माइनस में 1, e रेस टू पावर r माइनस में 1। तो ये दो फॉर्मूले हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ये वाला नॉर्मल केसेस में रहेगा और अगर क्वेश्चन कंटिन्यूसली बोलेगा तो e पावर r माइनस 1। सर एम क्या था? n नहीं है, m है, m। यहाँ हम n ही ले लेते हैं, ठीक है, n ही ले लेते हैं, m रहने देते हैं, n ले लेते हैं, क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे n ले लेते हैं, जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड होगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, यानी कि साल में कितनी बार कैलकुलेशन हो रहा है वो वाला पीरियड कितना है, 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, 5 मंथ का है, 6 मंथ का है, कितना है वो। ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इफेक्टिव रेट यानी कि RE डिटरमाइन करना है, इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली, 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है इधर। तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई जो R का आंसर है ये तो है 0.08%, हमने रिमूव करा, डिवाइड बाय 100 करा तो R का वैल्यू आ गया 0.08। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करोगे, RE इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय n रेस टू पावर n माइनस 1। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय क्वार्टरली में आप साल में कितनी बार कैलकुलेशन करोगे, 4 टाइम्स कैलकुलेशन करोगे, डिवाइड बाय 4 पावर 4 माइनस 1। RE इज इक्वल टू 1 प्लस 0.02 पावर 4 माइनस 1। RE इज इक्वल टू 1.02 पावर 4 माइनस 1, और ये आपको वहां पे वैल्यू दिया हुआ है 1.0824। सो RE इज इक्वल टू 1.0824 माइनस 1, it means RE is equal to 0.0824, so effective rate of interest equal to 8.24%। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया, सो 8.24%। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इज देयर एनी डाउट? व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट compounding equivalent to nominal rate of interest 5% per annum compounded quarterly। तो आपको यहाँ पे R वैल्यू दिया हुआ है 5%, 5% में डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.05। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है, RE इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय n पावर n माइनस 1। इफेक्टिव रेट इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.05, क्वार्टरली है ये भी तो डिवाइड बाय 4 ही होगा, डिवाइड बाय 4 पावर 4 माइनस 1। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट, इसको डिवाइड करना कितना होगा, ये 0.05 बाय 4 कितना आएगा, 0.0125। 0125 सही लिखा है। यस तो ये आंसर आ गया, RE इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1.0125 पावर 4 माइनस 1। अब इसके अंदर हमें वैल्यू तो दे नहीं रखा कि इसका पावर 4 क्या होगा, तो कैसे करेंगे, इसको हम लोगैरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.0125 पावर 4, इसका जो आंसर होगा वो x होगा। इसके बाद यहाँ पे लोगैरिथम अप्लाई करेंगे, सो log of x is equal to log of within bracket 1.0125 पावर 4। लोगैरिथम का पावर रूल अप्लाई करेंगे, 4 बेस पर आ जाएगा, साथ में लोगैरिथम ऑफ 1.0125। ये वाला वैल्यू ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 0 है। मैंटीसा का वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा, 1012 का लॉग टेबल चेक करना पड़ेगा,
log x इक्वल टू, समझ रहे हो ना, 1012 का 1012 का वैल्यू चेक करते हैं लॉग टेबल पे। ये रहा लॉग टेबल, किसका वैल्यू चेक करना था, 1012 का। तो 10 ये रहा, 10 ये रहा, 10 का 1 ये रहा, कितना 1012 चाहिए ना, 1012, तो 10 का 1 ये रहा और 2 इधर से, ये वाला 8, तो 0043 में 8 ऐड करेंगे, आंसर इज 0051। सही है, 0051। यस सर। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 0.0051, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0051, ये आ गया यहाँ पे log x। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा आई थिंक 0.0204, यही रहेगा। ठीक है, Yes, ये sir. वाला log जब यहाँ पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 0204, एंटी लॉग ऑफ 0.0204। सो वैल्यू x इज इक्वल टू, एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है 0 होने की वजह से यहाँ पे आएगा 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय इन 4 डिजिट का वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल से देख कर आएंगे 0204। देखो कैलकुलेट करो 0204 कितना आएगा, 02 ये रहा, 02 का 0 ये रहा, और इसमें 4 ये वाली 1 वैल्यू आएगी शायद, ये है ना 1 आ रही है, तो 1047 में 1 ऐड करेंगे तो 1048, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 1.048, यहाँ पे लिखेंगे इसको 1.048, तो यह आ गया x इज इक्वल टू 10 की पावर 01 साथ में 1.048, टोटल वैल्यू 1.048। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी इधर इसको पेन कलर चेंज कर रहा हूँ, आप इसको इसके यहाँ पे नोट करना इधर, यह आ जाएगा आर ई इज इक्वल टू 1.048 माइनस 1, यानी कि 0.048, आर ई इज इक्वल टू 0.048 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आर ई इज इक्वल टू 4.8%। इज देयर एनी डाउट? सर कुछ क्वेश्चंस में गिवन हो सकता है। इस क्वेश्चन में 100% गिवन नहीं होगा, ये तो मैंने आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने आप नोट करा था, कैलकुलेशन पहले करा था और फिर ये नोट किया था कि इसका ये दिया हुआ है, खटाक से पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, बट रियलिटी में आपको नहीं गिवन होगा। अगर गिवन हुआ तो अच्छी बात है, फिर आपसे फास्ट तो कोई कर ही नहीं सकता, और अगर नहीं भी गिवन हुआ तो भी आपसे फास्ट कोई नहीं कर सकता, ये चीज सबको कैलकुलेशन करनी आएगी ही नहीं। पर ये आप कर लोगे इतना बड़ा मल्टीप्लाई पावर 4? No, sir. बेबी नहीं। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप लोगों से आगे कोई नहीं रह पाएगा, मेरी गारंटी है। आंसर आ गया 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्वार्टरली कंटिन्यूसली। तीनों चीजें आ गई हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी कैलकुलेशन होगी, करते हैं इसको। लिख देते हैं यहाँ पे, जो भाई आर का वैल्यू है वो 6% है, यानी कि 0.06 है, ठीक है ना, 0.06 है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये होगा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय, सेमी एनुअली के केस में कन्वर्जन पीरियड कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। क्वेश्चन में तो पर एनम लिखा ही नहीं है, सिर्फ रेट लिखा है। ये पर एनम ही माना जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 2 पावर 2 माइनस 1, यह आ गया आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे 0.03 पावर 2 माइनस 1, यानी कि आर ई इज इक्वल टू 1.03
पावर 2 माइनस 1। पावर 2 को सॉल्व करना इजी होता है, इसका स्क्वायर कर लो कितना आएगा, इसमें लोगारिथम लेने की नीड नहीं है। 10609 10609 आ गया, यानी सर कि मेरा 1 थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। आपका गलत आ रहा है। 1.0609 माइनस 1, इट आंसर इज आर ई इक्वल टू, दोनों को माइनस करा तो 0.0609 मल्टीप्लाई 100 करा, आर ई इज इक्वल टू 6.09%। ठीक है, 6.09%। क्या आप लोग इसको फर्स्ट मेथड तो मल्टीप्लाई करने का यही है कि 103 को 103 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 3 सा 9, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर 0 से करेंगे 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, 10609। इस तरह से भी, इस तरह से मल्टीप्लाई किया होगा किसी ने। सेकंड मेथड को थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो 103 और 103 है ना, 103 और 103, ये वाला 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये वाला 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 विल बी 9, तो 2 डिजिट लिखनी है 09, 2 डिजिट लिखनी है 09। इसके बाद आइदर इनको ऐड कर लो, आइदर इनको ऐड कर लो। 103 प्लस 3 इज 106, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझे बात को। आपको 107 को 107 से मल्टीप्लाई करना था। 107 100 से कितना ग्रेटर है, 7। 107 100 से कितना ग्रेटर है, 7। 7 इंटू 7 विल बी 49। 107 एडिशन 7 कितना होगा, 114 होगा आई थिंक। 7 प्लस 7 14, तो दिस इज द आंसर 11449। ठीक है, आपको 102 को 105 से मल्टीप्लाई करना है। 102 को 105 से, 102 100 से कितना ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है। 105 100 से कितना ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है। 5 इंटू 2 इज 10। आइदर इनको ऐड कर लो और इनको ऐड कर लो, तो आंसर इज 10710। दिस इज द आंसर। समझ पाए, नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए तो ये बेसिक मेथड है, इससे कर लेना। सर समझिए। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो बेसिक मेथड है, इससे कर लेना। वरना आप में से जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी 12th के बाद देगा, वो इस तरीके से आना चाहिए उसको। आपके जो भी कोचिंग टीचर हैं वही सिखा रहे हैं ना आपको, कैलकुलेशन ट्रिक कहते हैं इसको। अगर ये 115 होता तो भी अप्लाई होता। 101% होता, 115 होता और 115 होता। 115 15 ग्रेटर है, 115 15 ग्रेटर है। 15 इंटू 15 इज 225। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना होता है, यहाँ पे 2 ही डिजिट आएंगी, 2 5, और ये वाला 2 कैरी शिफ्ट कर देंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो 130 आएगा। 130 में ये 2 ऐड कर दो तो 13225। ओके सर। ठीक है, सेकंड इज क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में कन्वर्जन पीरियड चेंज हो जाएगा ना हमारा। आर ई इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 4 और पावर 4 माइनस 1। तो यह आ गया आर ई इज इक्वल टू, डिवाइड करना कितना आएगा ये, 0.015 रेस टू पावर 4 माइनस 1। सो आर ई इज इक्वल टू, यह आ गया 1.015 पावर 4 माइनस 1। तो ये लिखेंगे इसको, आर ई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू लोगैरिथम से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। यह आ गया 1.0614 माइनस 1। तो आंसर आ गया आर ई इक्वल टू 0.0614। इट मीन्स आर ई इज इक्वल टू 6.14%। इज देयर एनी डाउट? थर्ड नंबर कहता है कंटिन्यूसली फॉर एवर, कंपाउंडिंग चलती जा रही है। तो कंपाउंडिंग चलती जा रही है तो आर ई का वैल्यू होगा ई रेस टू पावर आर माइनस 1। सो आर ई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, आर है हमारा 0.06 माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? सो कंसीडर कर लेते हैं,
कंसीडर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0.06 और यहाँ पे लोगैरिदम log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू पावर 0.06, फिर यहाँ पर log x इज इक्वल टू पावर बेस पर आ गया 0.06 मल्टीप्लाई बाय log e। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e? 1। सार्थक गलत बात है, बहुत गलत बात है। कैलकुलस का लोगैरिदम और फाइनेंशियल मैथ्स का लोगैरिदम सेम नहीं होता। कैलकुलस के लोगैरिदम का जो बेस एज्यूम किया जाता है वो क्या होता है? ई होता है ना। कैलकुलस में जो लोगैरिदम का बेस माना जाता है वो ई माना जाता है। डेट इज वाई log e कट कटा के 1 हो जाता है। बट फाइनेंशियल मैथ्स में बेस क्या रहता है? हिडन बेस क्या रहता है? 10 रहता है। तो log 10 e तो 1 नहीं होता ना सार्थक? यस सर, मैंने ई समझ के बोला था। ठीक है, तो कितना होता है ये? 0.4343 होता है। ये वाला वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके सर। 0.4343। तो यहाँ पे आ गया ये log x इज इक्वल टू 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.4343। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? और फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंटी लॉग। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये? तो 0.026058। So 0.026058। ठीक है, हमें इनमें से सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट चाहिए, तो फर्स्ट 4 डिजिट हम ये वाले ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 ये वाले बस। ठीक है, ये वाले 4 ले लेते हैं। 260260। एंटी लॉग टेबल से इसका वैल्यू चेक करो कितना है। 0261 चेक करना। ठीक है, 5 से राउंड ऑफ करके 1 हो जाएगा वो। 0261 ये लो टेबल, ये रहा, चेक कर लो यहाँ पे 0261 कितना है। 0261 02 तो यही है। 1062। ठीक है गाइस, सबको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर देते हैं। 026 ये रहा, 026 और इसमें 1 ऐड करना है। 1 यहाँ पे 0 ही है, तो 1062। इसको लिखेंगे 1.062। ठीक है, कितना लिखेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने वैल्यू कैलकुलेशन करा, यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू 0.062। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया है ये RE इज इक्वल टू 0.062। मैंने वैल्यू गलत लिखा है, यहाँ पे 1 आएगा ना ये। हाँ सर। यहाँ पे 1 है, 1.062। यहाँ पे वैल्यू बना है 1.062 माइनस 1 और फ्री आंसर आ गया 0.062 और फिर इसको परसेंटेज टर्म में लिख देंगे 6.2%। देख रहे हो, तीनों में आंसर डिफरेंट है। जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग करेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट? बताइए जी, कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है? 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली या फिर 3.1% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। बेसिकली आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। राइट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में जो नॉमिनल रेट दिया हुआ है आपको वो 3% है, यानी कि 0.03 है और पावर इसकी 12 है। 0.03 नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड यहाँ पे 12 हो जाएंगे क्योंकि मंथली बोला हुआ है। सो इफेक्टिव रेट RE इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 एंड पावर यहाँ पे 12 माइनस 1। ये बन गया RE इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस, इसको सोल्व करना कितना आएगा? ये 0.0025 पावर 12 माइनस 1। सो RE इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1.0025 पावर 12 माइनस 1। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? लॉग लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल से।
ठीक है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल से अभी हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 1.0025 पावर 12, 1.0025 और पावर 12, ये आंसर आ गया 1.0304। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई RE इज इक्वल टू 1.0304 माइनस 1, यही आया था ना 0.0304। सो RE इज इक्वल टू 0.0304 एंड आंसर इज 3.04%। फर्स्ट ऑप्शन में इफेक्टिव रेट है 3.04% का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 3.1% लेकिन क्वार्टरली। तो यहाँ पे नॉमिनल रेट है 3.1% का, इसमें से परसेंटेज रिमूव करेंगे तो आर कितना आएगा 0.031, तो 0.031 एंड नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड यहाँ पे 4 है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भाई इफेक्टिव रेट इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.031 डिवाइड बाय 4 पावर 4 माइनस 1। इसको डिवाइड करो 4 से, 1 प्लस डिवाइड करो कितना आएगा ये 0. एक और 0 आएगा। फिर ठीक है, 7 31 को एक साथ ले लेंगे, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा। 31 को 28 पे डिवाइड करोगे तो 7 पे डिवाइड होगा, फिर 3 0, फिर से 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, 5 पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये रहेगा RE इज इक्वल टू 1.00775 पावर 4 माइनस 1, 1100775, 1100775 और पावर 4 1.01313 है ना। तो ये आगे यहाँ पे RE इज इक्वल टू 1.0313 माइनस 1, यानी कि आंसर इज 0.0313 एंड मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 3.13%। बताइए भाई कौन सा बेस्ट है, ऑप्शन 1 बेस्ट है, ऑप्शन 2 बेस्ट है? ऑप्शन 2 बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें आपको 0.09% ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अब ये देखते हैं विच इल्ड मोर इंटरेस्ट। अगर आप कहें तो होमवर्क दे दें ये वाला, यस सर। ओके सर। ठीक है। Yes. विच इल्ड मोर इंटरेस्ट, 8% इफेक्टिव, ये तो ऑलरेडी इफेक्टिव है, इसको कन्वर्ट मत करना, दिस इज ऑलरेडी कन्वर्टेड, इसे कन्वर्ट करना। 7.8% सेमी एनुअली, इसको कन्वर्ट करना है, ये तो पहले से इफेक्टिव है, इसको कन्वर्ट मत करना। ठीक है, ये वाला नॉमिनल रेट है, इसे कन्वर्ट कर लेना इफेक्टिव में और फिर कंपेयर कर लेना। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें लिखा है ना, ये वाला भी होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। इसमें लिखा हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, या फिर 9% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली में फॉर्मूला लगेगा e की पावर r-1, और इसमें तो हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, 1 प्लस r डिवाइड बाय सेमी एनुअली है तो डिवाइड बाय 2 और पावर 2 माइनस 1। ठीक है, फिर इसमें लिखा है विच इज प्रेफरेबल, कौन सा प्रेफरेबल है और क्यों है, यानी कि डिफरेंस बाद में बता देना कि भाई ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 प्रेफरेबल है, और वो इसलिए है क्योंकि इस तरह से करके। ये वाला देखो गाइस, इंटरेस्ट वाले का लास्ट क्वेश्चन है। टू व्हाट अमाउंट विल 12,000 एक्यूमुलेट। व्हाट अमाउंट का मतलब 12,000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए 12 ईयर के लिए और इफेक्टिव रेट इसका 5% हो तो कितना अमाउंट टोटल हो जाएगा। तो इसमें आपका भाई कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर
हाँ चलो लिख देते हैं, लिखा हुआ 1 है। प्लस आर डिवाइड बाय n पावर n। तो अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 रुपीज विद इन ब्रैकेट 1 प्लस इफेक्टिव रेट है 5%, 5% मतलब 0.05 और नंबर ऑफ ईयर है 12, तो पावर 12। तो यह आ गया a इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर 12। यह आपको दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू 1.7959। सो a इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.7959। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है ये 1.7959 मल्टीप्लाई 12,000 21550 21550.8। ठीक है, अप्रोक्स लिख दो क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर ही है ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा 12,000 जो है वो 12 साल के बाद में इतना हो जाएगा 21,550.8।